फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एयर पोल्यूशन के पार्ट फर्स्ट के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मुख्य रूप से हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में, पोल्यूशन के टाइप्स के बारे में और मुख्य रूप से जिन कारणों से पोल्यूशन होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। इस टॉपिक को हम अब आगे बढ़ाते हैं और मुख्य रूप से इस पर्टिकुलर वीडियो में एयर पोल्यूशन से होने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। वैसे ये टॉपिक है वो बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आप डीप में चलते चले जाओगे। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ बताने का प्रयास हो रहा है, जिससे जो इस पर्टिकुलर की जो रूपरेखा है वो हम लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन पार्ट 3। ये आपका अपना लोहिया महाविद्यालय, जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अध्ययन किया है, और कोरोना पीरियड के कारण से पिछले कुछ दिनों से आप कॉलेज नहीं आ पा रहे थे। आधा सेशन हमारा निकल गया और अब आपको आने की अनुमति मिली है। उम्मीद करते हैं कि आगे ये क्रम बना रहेगा। ये विशाल भवन आपके बिना सूना है। जब आप इसमें हैं तभी इसकी रौनक है। ये शिक्षा का मंदिर है। आपके बिना इसकी कोई रौनक है वो नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस वीडियो में हम लोग एयर पोल्यूशन के जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने कारणों के बारे में, कॉजेज़ के बारे में पढ़ा था मुख्य रूप से, और यहाँ पर हम प्रभावों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग वनस्पति पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, जंतुओं के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में और ओबियसली ह्यूमन बींग्स पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभावों की बात हम लोग करते हैं। निश्चित रूप से जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, उसका प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से प्लांट्स के ऊपर हम लोगों को दिखाई देता है। मुख्य रूप से जो एसिड रेन होती है, जो कोहरा छाया जाता है, होता है, सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, फ्लोराइड्स हैं, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, ये सब की सब जो गैसेस हैं मुख्य रूप से ये पौधों के श्वसन के ऊपर, वृद्धि के ऊपर, फ्लावरिंग के ऊपर, जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, उन सब क्रियाओं में बाधक है वो बनते हैं। इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि वातावरण के अंदर जो ये गैसेस उपलब्ध है वो किस तरह से प्लांट्स के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। अगर वृद्धि प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से जो दूसरी क्रियाएं हैं वो भी उससे प्रभावित होती है, और जब फ्लावरिंग प्रभावित होगी तो जो फलों के बनने की क्रियाएं हैं वो निश्चित रूप से प्रभावित है वो होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से प्लांट की जो ग्रोथ हो रही होती है वो रुक जाती है या मंद हो जाती है, और लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है वो कम हो जाता है, और पत्तियों के अंदर हरितहीनता रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। पोलन ग्रेन्स के अंकुरण में कमी हो जाती है, और बीज और फल बनने में ये सब चीज़ें हैं वो एक बैरियर का काम करती है। तो आप देखिए कि केवल एक गैस कितना इम्पोर्टेंट रोल है वो प्लांट के होने वाले डेवलपमेंट को रोकने में रोल प्ले है वो कर रही है। दूसरा प्रभाव हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड से। इससे पत्तियों का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। फ्लोराइड से पत्तियों के किनारों एवं शीर्ष कोशिकाओं की क्षति होती है, और जो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है वो पत्तियों में स्टार्च की मात्रा को कम कर देते हैं। अलग अलग जो केमिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, वो किस तरह से प्लांट के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, ये बातें हैं वो इस पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से हम सीख सकते हैं। इसके अलावा जो लेड है, सीसा यानी मरकरी, पारा मतलब लेड, कैडमियम जैसे जो मटेरियल्स हैं वो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल को कम करने का काम करते हैं, और निश्चित रूप से
प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोकने का काम करते हैं। और इसका जो स्पष्ट उदाहरण है वो हम लोगों को सीमेंट व कोयले के क्षेत्र में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी जो बर्ड्स होती है उनको डेड होना भी एक समस्या है, और उनको देखकर हम इन सब चीज़ों का अनुमान है वो लगा सकते हैं कि किस तरह से ये रासायनिक पदार्थ है वो पौधों के ऊपर अपना प्रभाव है वो डालते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जंतुओं के ऊपर। जंतुओं के ऊपर भी प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से हम लोगों को देखने को मिलता है। जो फ्लोराइड यौगिक हैं वो घास स्थलों में जमा होकर फूड चेन में शामिल हो जाते हैं, और जिससे प्लांट्स के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो निश्चित रूप से बिगड़ता है या प्रभावित होता है। ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से हम लोगों को देखने को मिलती है। वायुमंडल पर निश्चित रूप से बहुत प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो भी गैसेज जा रही है वो वायुमंडल में ही जा रही है। इसलिए वायुमंडल पर इन वायु प्रदूषकों का सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो पड़ता है। विभिन्न प्रकार की जो टॉक्सिक गैसेज हैं, दूसरे जो पार्टिकल्स के रूप में जो मटेरियल्स हैं, वो वायुमंडल के जो एक मॉडल गैसेस का कंपोजिशन होता है उसको बिगाड़ने में इम्पोर्टेंट रोल है वो पर प्ले करता है, और उससे एक इम्बैलेंस वाली सिचुएशन है वो उत्पन्न हो जाती है। अब हम आते हैं ह्यूमंस के ऊपर इन केमिकल्स का या एयर पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो बहुत समय है वो इस पर्टिकुलर के अंदर हमारा चला जाएगा। मेन चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर के अंदर आप लोग देख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैडमियम है उसका मुख्य रूप से जो सोर्स होता है वो इंडस्ट्रीज होती है, उद्योग होते हैं, और उनसे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे हार्ट को ये बहुत ही बुरी तरह प्रभावित करता है। कैडमियम की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसिल्स फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन का दहन है, वहाँ से ये ज़्यादातर वायुमंडल में जाती है। और दूसरा, जैसे कि मैंने पहले भी बतलाया था कि हम लोगों की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोग वातावरण के अंदर CO2 को छोड़ रहे हैं, प्लांट्स के नंबर है वो कम हो रहे हैं, तो वातावरण के अंदर जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है उसके कारण से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सर दर्द है वो तेज होता है, और निश्चित रूप से मृत्यु होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हम बात कार्बन मोनोऑक्साइड की कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के धुएं से निकलता है, और निश्चित रूप से जीवाश्म के ईंधन के जलने से भी निकलता है, और इसका जो प्रभाव है वो सांस लेने में तकलीफ होती है, सर दर्द तेज होता है, और जो हमारी श्लेष्मा झिल्ली है उसमें भी इसका प्रभाव है वो होता है, और निश्चित रूप से मुरझा जाने की और मृत्यु होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हम लोग कर सकते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर, जेट से उत्सर्जन है, डिटर्जेंट है, और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे ये गैसेज है वो निकलती है, और ये हमारा जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाने की काम करता है, और ग्लोबल वार्मिंग को ये नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस पर्टिकुलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें शीशे के बारे में आप देख सकते हो, पारे के बारे में आप देख सकते हो। ये भी जो उद्योग इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से इनका उत्सर्जन है वो होता है। और अगर हम पर्टिकुलर लेड की बात करें तो ये मस्तिष्क और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और हमारी जो किडनी है उसको ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है। और मरकरी की बात अगर हम बात करें तो ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर कर देता है, और इसके अलावा हमारी जो याददाश्त है उसको भी नुकसान पहुंचाने का काम करता है, और उससे एक तरह का चिड़चिड़ापन और कंपकंपी जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये मुख्य रूप से जो बातें इस पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से आपको नज़र आ रही है वो हमने बताने का प्रयास किया, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी आप देख सकते हो, और दूसरी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हो। पर्टिकुलरली जो कोयले का चूरा होता है जो कोयलों की खानों से निकलता है, और इस पर्टिकुलर से
ब्लैक लंग कैंसर होने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए कि कौन-सा केमिकल या गैसेज़ है, वो किस तरह से हमारे हेल्थ के ऊपर अपना प्रभाव है, वो डालता है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में, ओज़ोन के बारे में, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स के बारे में, सिलिका के बारे में, जो स्मॉग है उसके बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसको एसपीएम के नाम से हम जानते हैं, जो धुओं से जो वाहनों से जो धुआं निकलता है हवा में, उसमें तैरते हुए कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम एसपीएम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो तंबाकू से जो धुआं निकलता है, ये सारे के सारे चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं और ये किस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं, ये भी आपके सामने हमें देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें सिलिका के जो डस्ट है उसकी बात करते हैं, तो ये फेफड़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित है, वो करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम ओज़ोन की बात करें, तो साँस लेने में दिक्कत, अस्थमा, इस तरह की बीमारियां हैं, छाती में दर्द, ये सब के सब ओजोन के कारण से होती है। एसपीएम की बात अगर हम लोग करें, तो फेफड़ों में जलन और फेफड़ों द्वारा ढंग से कार्य न कर पाना, इसकी मुख्य जो बीमारियां हैं वो इसके द्वारा है, वो होती है। इसके अलावा जो वातावरण में धुआं छाया रहता है, जो वाहनों और उद्योगों से निकलता है, इससे रेस्पिरेशन संबंधी प्रॉब्लम्स तथा आंखों में तेज जलन जैसी बीमारियां हैं, वो हम लोगों को देखने को मिलती है। और सबसे पहले आप नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में देख रहे हो, इससे भी सांस लेने में दिक्कत है और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रोंकाइटिस, ये भी इससे प्रभावित होता है और हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है वो करना पड़ता है। तो मुख्य रूप से जो बातें इस पर्टिकुलर के माध्यम से बताई गई है कि कौन सा केमिकल किस प्रकार से हमारे सिस्टम को प्रभावित करने का काम करता है, तो ये मुख्य कारण थे जिनसे जो प्रभाव थे हमारे ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, ये हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया। इन सब का हम आगे चलकर जो तीसरा वीडियो हमारा होगा, उसमें हम कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि जो एयर पोल्यूशन है, कारण हो गया, ये उसका प्रभाव हो गया और आगे चलकर हम उसके कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे लेवल पर, एजेंसी के लेवल पर और हमारे गवर्नमेंट लेवल पर, ताकि जो शुद्ध हवा है वो हम लोगों को अवेलेबल हो सके और हम सांस लेने में और बाकी जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।